नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 61वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म चल रहा था, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर अपना चल रहा था एक्टिवेशन ऑफ एग, ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें अपने चल रहा था एक्टिवेशन ऑफ एग, एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग के अंदर आपको बताया था सबसे पहला जो परिवर्तन होता है, यानी कि अपने बात की थी कि जैसे ही शुक्राणु जो है वो अंडझिल्ली के संपर्क में आता है तो जो अंडाणु का केंद्रक है वो एक बाहर की ओर शंकु के रूप में उभर जाता है, जिसे निषेचन शंकु कहते हैं। उसके पश्चात जो है जो शुक्राणु के लयनकारी एंजाइम है वो अंडझिल्ली का लयन करने की कोशिश करते हैं या उसका प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा लयन हो भी जाता है और शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है। तो उस दौरान अंडे के अंदर कई चेंजेज आते हैं। वो चेंजेज कौन कौन से उनको अपने डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला जो था अपना रंग परिवर्तन था। तो रंग परिवर्तन की मैंने बताया था कि जैसे ही रंग परिवर्तन में आपको बताया था कि अंडे के अंदर क्या होती है कि जब निषेचन से पहले अंडे का जो रंग वो हल्का पीले रंग का होता है, और जैसे ही अंडा सक्रिय होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो अंडे के अंदर मौजूद जो वसा होती है वो वसा जो वही आवश्यक कणिकाएं होती हैं वो अंडे के कुछ पूरे कोशिका द्रव में फैल जाती है, जिससे अंडे का जो रंग है वो हल्के पीले से सफ़ेद रंग का हो जाता है। उसके पश्चात दूसरा था निषेचन शंकु का निर्माण। निषेचन शंकु का निर्माण निषेचन शंकु की यदि हम बात करें तो आपको बताया था कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है तो अंडे का जो कोशिका द्रव एक तरफ शंकु के रूप में उभर जाता है, जिससे एक शंकुरूपी उभार बनता है, जिसे निषेचन शंकु कहते हैं। और निषेचन शंकु जो है वह स्थान होता है जहाँ पर से शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब देखिएगा कि आपको बताया था कि कुछ जंतुओं के अंदर जो होता है जहाँ पर निषेचन शंकु बनता है उस स्थान पर क्या होता है कि जो उंगली नुमा उभार है वो बन जाते हैं अंडे की सतह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इंटर डिजिट्स या यूँ कह सकते हैं उंगली नुमा डिजिट्स बन जाती हैं, और जो मैंने डायग्राम से आपको पहले बताया भी था तो वहाँ पर शंकुनुमा जो संरचना है वो उंगली नुमा उभार के रूप में बन जाती है। उसके अलावा जैसे शंकुनुमा उभार बनता है तो वहाँ से शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है, तो ये माना जाता है कि शुक्राणु का जो पूंछ है वो बाहर रह जाती है, और शुक्राणु का अग्र भाग और मध्य भाग जिसके अंदर जो केंद्रक है, तारकाएँ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और थोड़ी बहुत मात्रा में कोशिका द्रव है, वो अंडे का शुक्राणु के अंदर शुक्राणु का अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है। तीसरी जो घटना है शुक्राणु के संलयन के पश्चात होने वाले प्रारंभिक परिवर्तन, शुक्राणु के संलयन के पश्चात होने वाले प्रारंभिक परिवर्तन, होने वाले प्रारंभिक परिवर्तन। अब आपको बताया था कि जैसे शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है तो संपर्क में आते ही जो शुक्राणु की अंडाणु की जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो ध्रुवित अवस्था में होती है। बाहर की ओर धनायनों की अधिकता होती है, अंदर की ओर ऋणायनों की अधिकता होती है। उसके पश्चात जैसे शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है, संपर्क में आते ही वो विध्रुवित होने लगती है, जिससे वहाँ का जो विभव है वो -60 MeV से लगभग 10 MeV तक रह जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, सोडियम आयन तेज़ी से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो H+ आयन है वो तेज़ी से बाहर निकलते हैं, जिससे जो अंडे की जो pH है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तथा साथ में जो है जो अंडे की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा भी कैल्शियम आयन जो है वो छोड़े जाते हैं। तो कैल्शियम आयन छोड़े जाने के पश्चात अंडे के अंदर अनेक उपापचय परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। अगला है कोर्टिकल क्रिया एवं निषेचन झिल्ली का निर्माण। क्रिया एवं निषेचन झिल्ली का निर्माण।
का निर्माण। अब कोर्टिकल कणिका मैंने बताया था कि जो बाहर की ओर विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे कोशिका द्रव का जो परिधीय भाग होता है, कोर्टेक्स वाला भाग होता है, वहाँ पर छोटी छोटी ग्रेन्युल्स पाई जाती है जिन्हें कोर्टिकल कणिकाएं कहते हैं। ये कोर्टिकल कणिकाएं जो होती हैं, जैसे निषेचन शंकु का निर्माण होता है, विभव में परिवर्तन आता है, तो ये कोर्टिकल कणिकाएं एक्टिवेट हो जाती है। अब क्या होता है कि कोर्टिकल कणिकाएं जो होती हैं वो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है। जुड़ने के पश्चात इनसे अनेक एंजाइमों का निर्माण होता है, जिससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में जो बंध हैं वो टूट जाते हैं। टूटने से फिर बीच में एक पेरीविटिलाइन स्पेस बन जाता है। साथ में यहाँ पर क्या है कि जो विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे पेरीविटिलाइन स्पेस होता है, उस पेरीविटिलाइन स्पेस के अंदर हाइलिन लेयर है, उसका निर्माण भी हो जाता है। और हाइलिन जो लेयर है वो बनने के साथ पॉलीस्पर्मी है उसकी घटना को क्या होता है, ये घटना को रोक दिया जाता है। अब देखिएगा कि विटिलाइन झिल्ली साथ में क्या हो जाती है, मोटी भी हो जाती है, जिसे निषेचन झिल्ली भी कहा जाता है। तो विटिलाइन मेम्ब्रेन का मोटा होना, जिससे निषेचन झिल्ली का निर्माण होना, साथ में हाइलिन मेम्ब्रेन का बनना, तो जिससे जो पॉलीस्पर्मी की घटना है वो क्या हो जाती है, कुछ देर के लिए रुक जाती है। तो कोर्टिकल क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो कोर्टिकल कणिकाएं हैं वो फट जाती है, जिनसे अनेक एंजाइम, प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या होता है, स्त्राव होता है। वो एंजाइम हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो, वो क्या करते हैं, विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटिलाइन स्पेस का निर्माण करते हैं। विटिलाइन मेम्ब्रेन को मोटा कर देते हैं, जिससे निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। और साथ में हाइलिन लेयर का निर्माण भी हो जाता है पेरीविटिलाइन स्पेस में, जिससे क्या होता है कि जो पॉलीस्पर्मी की घटना है वो इससे रुकती है। तो अपने को आज अपने इसको डिटेल में देखते हैं, कोर्टिकल क्रिया निषेचन झिल्ली का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ एग के अंदर। ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एग। 4 नंबर अपना टॉपिक चल रहा है। इसमें अपने जो है कोर्टिकल reaction and cortical reaction and fertilizing and formation of fertilizer। ये अपना मेन टॉपिक चल रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, तो कोर्टिकल रिएक्शन में सबसे पहला क्या होता है, शुक्राणु की यह क्रिया शुक्राणु के संपर्क स्थल से प्रारंभ होती है ही प्रारंभ होकर पूरे अंडे में तरंग के रूप में फैल जाती है। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट जाती है। शुक्राणु के संपर्क स्थल की कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट जाती है और इससे एंजाइम, प्रोटीन व म्यूकोपॉलीसेकेराइड
निकलते हैं किससे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि अगला प्रोसेस में क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है, कौन? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट करके या फटते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, मिल जाती है। उसके अलावा जो है कॉर्टिकल कणिका का एंजाइम जो होता है अंडे की पृष्ठ सतह पर जाकर के ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसको चेंज कर देता है, जिससे जो दूसरा शुक्राणु है वो अंदर प्रवेश न कर सके। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एंजाइम अंडे की पृष्ठ सतह पर शुक्राणु स्नेही स्थल के ग्लाइकोप्रोटीन को चेंज कर देता है, जिससे दूसरे शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो ये चेंज किस में आया? क्योंकि हमने बात की थी कि जो अंडा जो होता है उसके ऊपर शुक्राणु स्नेह स्थल और अंड स्नेह स्थल होता है। तो अंड स्नेह स्थल जो है उसका अपनी यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ शुक्राणु स्नेह स्थल की बात करते हैं। तो शुक्राणु स्नेह स्थल वह होता है जहाँ पर शुक्राणु आकर के जुड़ता है, और वो बताया था आपको कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये, या प्रोटीन स्थल होते हैं ये। अब होता क्या है कि जहाँ पे अपने बात की थी फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, उस समय अपने वो डिस्कस किया था शुक्राणु स्नेह स्थल। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जैसे फटेगी फटते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ते ही क्या होता है कि सबसे पहला एंजाइम जो होता है किसका? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर भरा हुआ होता है। तो वो क्या करता है कि जो अंडे की जो सतह होती है उसके ऊपर शुक्राणु स्नेह स्थल के जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको चेंज कर देता है, ताकि वहाँ दूसरे शुक्राणु आकर नहीं जुड़ सके, और दूसरा शुक्राणु नहीं जुड़ेगा तो उसके अंदर केवल एक शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। यानी कहने का मतलब इस तरह से होता है, ये अपने अंडे को मानिए है। इस तरह से अगर अपनी बात करें इस तरह से कॉर्टिकल कणिकाएं होती हैं। ये जैसे पहला शुक्राणु संपर्क में आया, आते ही कॉर्टिकल कणिकाएं एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस स्थान की एक्टिवेट होगी सबसे पहले, जहाँ से शुक्राणु संपर्क में आया, आते ही ये क्या होती है? एक्टिवेट होकर के इधर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह से चिपक जाती है। चिपक गई, चिपकते ही क्या होगा कि सबसे पहला एंजाइम क्या करेगा? ये जो शुक्राणु स्नेह स्थल है इसके ग्लाइकोप्रोटीन को चेंज कर देता है, ताकि ये शुक्राणु तो यहाँ अंदर आ सके, ये शुक्राणु अंदर ना आ सके। तो पहला चेंज तो यही हुआ है। और कॉर्टिकल कणिकाएं दिख रही हैं, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल और ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में के परिधि के ऊपर क्या पाई जाती है? कॉर्टिकल कणिकाएं। जैसे ही शुक्राणु यहाँ संपर्क में आते ही ये कॉर्टिकल कणिकाएं जो है सबसे पहले इसमें चेंज आएगा। चेंज मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर के इससे जुड़ जाएगी और फट जाती है, जिससे जो इसके एंजाइम हैं, प्रोटीन्स हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तरंग के रूप में चलती हैं। तो यानी सबसे पहले कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में, फिर अगली ये आ जाएगी, फिर अगली ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी। इस तरह से एक तरंग के रूप में चलते चलते जितनी भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आती है, और आकर के पहला परिवर्तन शुरू हो जाता है उपापचयी परिवर्तन किसमें? अंडे के अंदर। तो पहला एंजाइम मुक्त हुआ, यहाँ मुक्त होते ही उसने क्या किया? अंडे की जो पृष्ठ सतह थी उसके ऊपर जो शुक्राणु स्नेह स्थल है उनके ग्लाइकोप्रोटीन को चेंज कर देती है। चेंज करते ही दूसरा शुक्राणु या तीसरा शुक्राणु वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, केवल एक शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। तो पहला परिवर्तन इसमें यही हुआ है। अब क्या होता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्लाज्मा झिल्ली और जो विटिलाइन झिल्ली होती है, यानी इस विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो बंध पाए जाते हैं उनको क्या करता है? इस कॉर्टिकल कणिका के अंदर पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो तोड़ देता है। तोड़ते ही क्या होगा? साथ में
जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो मौजूद होता है किसमें, कोर्टिकल कणिका के अंदर पाया जाता है। तो कोर्टिकल कणिका के अंदर जो मौजूद पहला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। पहला कौन सा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने क्या किया, इन विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के बंधों को तोड़ देता है। और दूसरा जो है ये किसका है, कोर्टिकल कणिका का है। दूसरा कोर्टिकल कणिका के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड ने क्या किया कि इन दोनों बंधों के टूटने के पश्चात यहाँ पर प्राशन की क्रिया को बढ़ा देता है। बढ़ाते ही यहाँ जल की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अधिक होते विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का अवकाश जो होता है या स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ते इस स्पेस को हम कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पेरीविटिलाइन स्पेस कहा जाता है। तो अगली घटना क्या होती है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का ट्रिप्सिन एंजाइम विटिलाइन मेम्ब्रेन व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के बंधों को तोड़ देता है तथा म्यूकोपॉलीसैकेराइड यहाँ प्रासरण को प्रेरित कर देता है जिससे विटिलाइन मेम्ब्रेन व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटिलाइन स्पेस बन जाता है। तो ये काम किसने किया, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के ट्रिप्सिन एंजाइम और दूसरा कौन सा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड ने। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में इस तरह से बंद होते हैं, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो ट्रिप्सिन एंजाइम ने क्या किया, इन बंधों को तोड़ दिया। तोड़ते म्यूकोपॉलीसैकेराइड ने क्या किया, यहाँ पानी का प्राशन बढ़ा दिया, जिससे ये स्पेस क्या हो जाता है, इस तरह से बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, पेरीविटिलाइन स्पेस। अब अगला जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कोर्टिकल कणिका का जो एक अन्य एंजाइम पेरोक्सीडेज ए विटिलाइन झिल्ली में क्या करता है, प्रोटीन के टायरोसिन सिरों के द्वारा क्रॉस बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जो कोर्टिकल कणिका का पेरोक्सीडेज ए एंजाइम होता है वो क्या करता है कि विटिलाइन झिल्ली में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके सिरों से जा करके टायरोसिन सिरों से क्रॉस बॉन्ड बनाते हैं, जिससे विटिलाइन झिल्ली क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी होते ही अब इसको क्या कहा जाता है, निषेचन झिल्ली कहा जाता है। तो निषेचन झिल्ली का निर्माण अपने इसमें पढ़ा था। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का पेरोक्सीडेज एंजाइम ए एंजाइम विटिलाइन झिल्ली के प्रोटीन के टायरोसिन एमिनो एसिड से बंध बना लेता है जिससे विटिलाइन झिल्ली मोटी हो जाती है। झिल्ली मोटी हो जाती है। अब इसे निषेचन झिल्ली कहा जाता है। अब विटिलाइन झिल्ली ने कहकर क्या कहेंगे, अब इसे निषेचन झिल्ली कहा जाता है। तो निषेचन झिल्ली बन गई। और निषेचन झिल्ली जब बनती है तो उससे क्या होगा कि पॉलीस्पर्मी जैसी घटनाएं क्या हो जाती है, रुक जाती है। और लास्ट प्रोसेस क्या होगा, अंत में पेरीविटिलाइन स्पेस में
स्पेस में या स्थान में हाइलिन जो द्रव है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, या हाइलिन लेयर जो है उसकी मात्रा, हाइलिन लेयर का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इन सभी कारणों से पॉलिश प्रेमी रुक जाती है। रुक जाती है। तो ये सारी कौन सी रिएक्शन है, कोर्टिकल रिएक्शन है, क्योंकि अब देख पा रहे हैं कि अपने कोर्टिकल रिएक्शन से ये सारे रिजल्ट्स अपने को क्या है मिलते हैं। तो सबसे पहले तो शुक्राणु के संपर्क स्थल सही क्या है, कोर्टिकल ग्रैन्युल्स फट जाएगी, जिससे एंजाइम, प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड निकल जाते हैं। कोर्टिकल ग्रैन्युल्स फटते किससे जुड़ जाएगी, अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। कोर्टिकल ग्रैन्युल्स का एंजाइम क्या करता है, सबसे पहला काम क्या करता है, अंडे की पृष्ठ सतह पर जाकर के शुक्राणु स्नेह स्थल से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन को चेंज कर देता है, जिससे शुक्राणु का एक का ही प्रवेश हो पाता है, अन्य शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता। अगला जो है कोर्टिकल ग्रैन्युल्स का जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच के बंध है उनको तोड़ देता है, और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो क्या करता है, वहाँ पर प्राशन को बढ़ा देता है, जिससे वहाँ जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो पेरीविटिलाइन स्पेस है उसका निर्माण हो जाता है इन दोनों के बीच में। फिर अगला जो है कोर्टिकल ग्रैन्युल्स का परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, विटिलाइन जो झिल्ली होती है उसके जो प्रोटीन्स होते हैं उनके टायरोसिन एमिनो से बंध बना लेता है। बंध बनाने से विटिलाइन मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है, मोटी होती है उसको क्या कहा जाता है, अब निषेचन झिल्ली कहा जाता है। उसके पश्चात पेरीविटिलाइन स्थान के अंदर हाइलिन लेयर का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो जिससे क्या है जो पॉलिश प्रेमी की घटना है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये सारी प्रोसेस किस में आती है, कोर्टिकल रिएक्शन में आती है। और इसको छोटे क्वेश्चन के रूप में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्टिवेशन ऑफ एग के अंदर कोर्टिकल रिएक्शन क्या है, उसको समझाइए। थैंक यू।